Sai Ram to all. Saira ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am. Sai Ram बच्चों. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना. आई वॉज आउट फॉर सम टाइम. ओके, शुरुआत करते हैं. यस मैम। जैसिका. जैसिका. Yes ma'am. बड़े साहब पाठ जो मुंशी प्रेमचंद सायरा मैम। Saira ma'am. सायरा मैम।
Sai Ram to all. सायरा मैम। Sairam ma'am. सायरा मैम। Sairam ma'am. आज मौसम साई राम साई राम। मौसम खराब है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। जैसिका प्लीज स्टार्ट। ओके मैम। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर था, किंतु वह अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे थे। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते थे, लेकिन उनका छोटा भाई खेलकूद में अधिक मन लगाता था। उनका कहना है कि वह बहुत मेहनत करते हैं, वह बहुत मेहनत करते हैं। वह खूब खेल कूद से दूर रहते थे, अतः उसे उनसे सबक लेना चाहिए। वह छोटे भाई को कहते हैं अगर वह नहीं कर सकता उसे घर वापस लौट जाना पड़ेगा। उनकी ऐसी बात सुनकर छोटे भाई निराश हो जाता है और बाद में वह मन लगाकर पढ़ने का निश्चय करता है और एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन उसका यह टाइम टेबल ज्यादा दिन नहीं चलता। दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को उनकी खेल कूद में अधिक रुचि के कारण डांटते रहते हैं। वह उसे उनसे सीख लेने की बात कहते हैं। कुछ समय के बाद वार्षिक परीक्षा हुई। बड़े भाई तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गया। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाने लगा। बड़े भाई साहब से यह देखा नहीं गया। वह उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का अस्तित्व भी मिट गया था। दोबारा वार्षिक परीक्षा हुई। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। बड़े भाई साहब बहुत दुखी हुए। छोटे भाई की अपने बारे में यह धारणा बन गई कि वह तो चाहे पढ़े या ना पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। बड़े भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। उसे पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया था और अब वह सारा समय पतंगबाजी में नष्ट करने लगा। किंतु वह अपने इस शौक को बड़े भाई साहब से छुप कर पूरा करता था। एक दिन संध्या समय में हॉस्टल से दूर एक पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब वह 8वीं कक्षा में है और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे है। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। बड़े भाई साहब उसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपना अनुभव होता है और उन्हें उससे कहीं ज्यादा अनुभव है। वह अपनी माँ दादा और अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब और उनकी माँ का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलता, अभी तो जिंदगी की समझ भी जरूरी होती है, जो केवल अनुभव से ही आती है। वह अमेरिका का भी उदाहरण देते हैं। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाने के बाद अंत में यही बोला कि भाईजान ये गरूर से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अगर तुम यूं ना मानोगे तो उन्होंने थप्पड़ दिखाकर कहा कि मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। छोटे भाई ने कहा मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है।
फिर भाई साहब ने छोटे भाई को गले से लगा लिया और बोले, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है। तभी बड़े भाई साहब और छोटे भाई के ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरती है, जिसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब के लंबे होने के कारण उन्होंने उस पतंग की डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। धन्यवाद। वेरी गुड। थैंक यू बहुत मैम। सुंदर। मैंने बहुत अच्छे से संक्षेप में पूरी समरी पाठ का सारांश प्रस्तुत किया। वेरी गुड। रम्या, रम्या आप तक आवाज आ यस रही है? मैम। चलिए अब आपकी प्रस्तुति का यस समय है। मैम। बताइए, बताइए आपने इस पाठ से क्या जाना, क्या समझा? यस मैम। जैसे लेखक प्रेमचंद जी ने समाप्त हो रहे कर्तव्यों के साथ दोबारा जीवित करने का किया है। मैं बड़े अपने आवाज थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ा जिम्मेदारी आराम को से बोलो। अच्छा, बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। मैं भी अपना माइक म्यूट करती हूँ। रम्या अब आप बोले दोबारा से। बड़े से लेखक समाज में आपको कर्तव्य हिसाब को दोबारा जीवित करने तैयार किया है। कहानी में एक भाई अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी उम्र के आगे छोटी नजर आती हैं। वे स्वयं के बचपन को छोटे वे स्वयं बचपन छोटे खिलाने देते हुए भी नहीं हिचकिचाते। उन्हें सबका एहसास है कि उनके एक बच्चे को पास है। वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। यही आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के सामने और भी ऊंचा बना देते हैं। यह कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं, अपने किए गए कर्मों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। मनुष्य विकास तो कर रहा है, परंतु आदर्शों को भूलता जा रहा है। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्शों को छोड़ चुके हैं। आज अपने से छोटे और बड़ों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए आवश्यक नहीं है। प्रेमचंद जी ने इन्हीं कर्तव्यों के महत्व को सबके सम्मुख रखा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रम्या, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ रम्या, थैंक यू और कुछ मैम। ऐड करना चाहे? बहुत सुंदर। अच्छा, जेसिका और रम्या दोनों ने मिलकर जो प्रस्तुति दी, इससे संबंधित अब आप कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी संशय हो तो प्लीज पूछिएगा। यदि नहीं तो फिर अब हमारा पूछने का सिलसिला आरंभ होगा। मैम, हाँ बोले। मैम मुझे एक डाउट था। मैम, वो बोलता है कि दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, मतलब? हाँ, तार माने टेलीग्राम। अच्छा। तार माने टेलीग्राम। तो अभी तो जो संचार के माध्यम है, जो संप्रेषण के माध्यम है, बहुत उन्नत हो गए। पहले पत्र थे, पत्र को पहुंच सकता था, और दूसरा जल्दी से संदेश पहुंचाने का माध्यम था, वो था टेलीग्राम। तो लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद को बताते हैं कि यदि तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो बस तुम्हारी विद्या, तुम्हारा ज्ञान सिर्फ इतना ही रह जाएगा कि तुम चिट्ठी पत्री भेज सकोगे, टेलीग्राम भेज सकोगे। जीवन की सही समझ, जीवन की गंभीरता, गंभीर ज्ञान, ये कभी तुम तक न पहुंचेगा यदि खेलकूद में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दोगे तो। ठीक है जेसिका, स्पष्ट हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, और कोई सवाल? मैम,
पूछिए प्रियांशी। मैम बड़े भाई साहब हमेशा टीचरों पे शिक्षकों पे व्यंग कसते रहते थे। तो मैम इसकी वजह क्या थी कि वो बार बार फेल हो जाते थे इसलिए या फिर अपने छोटे भाई को समझाने के लिए? पर व्यंग कसते थे, शिक्षकों पर या शिक्षा व्यवस्था पर? प्रियांशी। मैम दोनों पे व्यंग कसते थे बट उन्होंने ये भी लिखा है कि कि अंधे के कभी कहीं उन्होंने लिखा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई इसलिए तुम पास हो गए। और कभी कभी वो बोलते थे कि शिक्षकों को कहीं कभी इतनी तमीज नहीं है बात मतलब बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? पढ़ के बताइए, आपको अंश पढ़ के बताइए जहां आप असंतुष्ट हैं। आप उस अंश को पढ़ के बताइए जहां से आपके मन में ये संशय आया है। प्रियांशी। यस मैम। मैम वो ये बोलते हैं कि ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत के पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। मैम इसी को सोच के आया कि वो टीचर्स पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब अंधे के उन्हीं के ऐसे ही तुम पास हो गए हो कि क्योंकि ये बात उन्होंने शिक्षकों के लिए नहीं कही, पहली बात। ठीक है, आपने जो वाक्य पढ़ा, क्योंकि आप वाक्य पढ़िए उसके बाद में उसकी व्याख्या करूंगी। आपने जो वाक्य पढ़ा, अंधे के हाथ बटेर गई, तो आपको कहते हैं तीर में तुक्का लगना। इस मुहावरे हम प्रयोग करते हैं। आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता नहीं है, आपको जो सूझ पड़ता है आप लिख देते हो, और होता क्या है, बाय चांस वो ठीक हो जाता है। आपकी खुशी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक से आपकी परसेंटेज बनेगी और फेल की बनेगी, और वो 2-4 नंबर आने से क्या हुआ, 2-4 नंबर से आप पास हो गए, आपका परसेंटेज ठीक हो गया, तो फिर आपको कैसा लगता है? आप टीचर को तो ऐसा लगता है कि आपने सही किया, लेकिन आपका मन जानता है कि इस बार आपने सोच समझ के उत्तर नहीं दिया था, आपको आता नहीं था, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मैंने जो अंधा है उसके अब वो सक्षम नहीं है पक्षी पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लेकिन अचानक से उस वो जो चाहे ना अपने आप उसके हाथों में बैठ जाए, वो वस्तु स्वतः उसके हाथ में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस अंधे व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया, अनायास वो वस्तु उसे हासिल हो गई। तो जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, तो मान के चलिए 10 में से 5 का आंसर आता था, 5 का आपने वैसे ही किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी टिक कर दिया, और जब आपका रिजल्ट आया, आपकी जब कॉपी करेक्शन हुई, आपने देखा कि आपके 10 में से 10 आ गए। तो जिसने तो उस समय आपके मन में जो आता है ना, कोई नहीं जानता कि आपने तीर में तुक्का लगाया था, लेकिन आप जानते हो कि ये नंबर आपको अनायास ही मिले हैं। तो यहाँ पर शिक्षक या शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग नहीं है इस वाक्य में। इस वाक्य में एक विद्यार्थी के प्रयास न करने पर भी उसका उत्तर अनायास सही हो जाना इस स्थिति की ओर संकेत किया है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार ऐसा मौका लग सकता है हाथ, बार बार ऐसा नहीं होता। यद्यपि हम जानते हैं कि लेखक को याद, जो उसकी स्मरण शक्ति थी वो तीव्र थी, लेखक को जल्दी याद हो जाता था, लेखक जल्दी से आंसर लिख लेते थे। तो सच में ये नहीं है कि अंधे के हाथ बटेर लगी हो, लेखक ने प्रयास किया था। लेकिन इसके विपरीत बड़े भाई साहब रटते थे लेकिन भूल जाते थे। ये व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं। किसी की एक बार पढ़ने से अच्छा याद हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता, किसी किसी को याद हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे क्वेश्चन पेपर हाथ में आने पर भूल जाते हैं। ये अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, और कोई ऐसा word जो आप क्लियर करना चाहेंगे प्रियांशी? नो मैम। आप कुछ पूछना चाहते हैं? यशी को कुछ पूछना है?
नहीं, मैम अच्छा चलिए बेटा मैम मैम यशी बार बार माइक मैम बहुत आवाज आ रही है, कुछ और आवाज आ रही है। यशी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही और फिर मैम आपका उसने माइक बोल के बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप अभी अपने संशय और पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने ये पाठ इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे माध्यम से, फिर आपने खुद भी इस पाठ को लिखा, इसके प्रश्नोत्तर सभी ने समझे और विश्वास करती हूँ कि सभी बच्चों ने इस पाठ के प्रश्नोत्तर के नोट्स बना लिए होंगे, सबने इनको नोट डाउन कहीं कर लिया होगा। और आज भी जेसिका ने और रोमियो ने बहुत अच्छे से इसकी पुनः प्रस्तुति की। तो इस पाठ से हमें ये समझ आया कि आनंद मनाने का, मस्ती करने का मन सभी का होता है। जीवन की जो भी परिस्थितियां हो, हर व्यक्ति उन परिस्थितियों को अलग अलग प्रकार से लेता है। कई बार परिस्थितियां विषम होती हैं, इच्छा के अनुकूल नहीं होती। इस प्रकार से उन परिस्थितियों के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इस बात बुद्धिमत्ता जाहिर होती है। आप के माध्यम से बताया कि बड़े भाई साहब और छोटा भाई यानी मुंशी एक साथ शहर में रहते थे, पढ़ाई करते थे और बड़े भाई यानी जो उम्र में उनसे ज्यादा बड़े नहीं थे, उनकी भी वही अवस्था थी जो लेखक की थी। ऐसा नहीं कि 10-15 साल का अंतर हो दोनों में। तो खेलने का मन उनका भी होता था, मस्ती करने का उनका भी होता था। कई बार बड़े भाई साहब प्यार से समझाते थे, लेखक नहीं सुनते थे तो बड़े भाई साहब डांटते थे। जैसा कि यशी ने पूछा कि लताड़ का मायने क्या होता है। लताड़ का मायने होता है कटु वचन बोलना, कुछ ऐसा बोलना, डांट लगाना, फटकार लगाना, कुछ ऐसा बोलना कि आपको बुरा लग जाए और बुरा लगने से सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने माता पिता की बात को, अपने शिक्षकों की बात को, उनकी डांट फटकार को, उनकी पिटाई को नकारात्मक रूप से ले लेते हैं और फिर रो पर उतर आते हैं। जबकि इस डांट फटकार का, इस पिटाई का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? हमारे बड़ों का हमारे प्रति जो सख्त क्या है, उसका उद्देश्य केवल हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। साक्षी जो भी करे बोले। चलिए नहीं तो फिर ओके। आगे फिर आपने देखा कि जब एक आपने अच्छा इस पाठ का वो अंश बताएं जहां पर लेखक के मन में घमंड आ गया था, गुरूर आ गया था। वो अंश कौन सा है जहां लेखक को गुरूर हो जाता है? मैम जब रोम्या लेखक को प्लीज बोले। मैम जब लेखक और उनके भाई भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह जाता है। और लेखक क्या होता है? लेखक बार बार मैम वो हर बार अव्वल आते रहते लेकिन हैं बार बिना बार पढ़े बड़े भाई और मैम भाई भाई साहब पढ़ते रहते हैं तब भी वह फेल हो जाते हैं। बिना पढ़े तो नहीं कह सकते, बड़े पढ़े तो नहीं कह सकते। मुंशी प्रेमचंद पढ़ रहे थे लेकिन उनको उतना समय नहीं लगाना पड़ता था। वो खेल कूद भी कर लेते थे, मस्ती भी कर लेते थे और पढ़ाई भी कर लेते थे। तो जब वो बार बार यस पास मैम। होते जाते हैं, है ना, और बड़े भैया उनको डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, जिंदगी की समझ देते रहते हैं, फिर भी वो पास नहीं हो पाते। तो एक बिंदु पर आकर, एक स्थिति पर आकर बड़े भाई के
असफल होने पर लेखक को गुरु मान लेता है, घमंड होने लगता है। तब बड़े भाई ने समझाते हैं कि ज्यादा घमंड मत करो, तीर तुक्के में एक आध बार ऐसा हो गया, और किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी की समझ चाहिए तो गंभीरता से पाठ को रटना नहीं है, पाठ का मनन भी करना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी से जोड़कर देखना पड़ेगा, उस पाठ की गंभीर बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, जिसके लिए अधिक समय अध्ययन में देना चाहिए। ऐसी शिक्षाएं बड़े भाई साहब अपने भाई को देते हैं। और इस कहानी का चरम आता है, क्लाइमेक्स आता है, तो वहां आपने देखा कि एक बार गुरु रहता है, लेकिन लेखक स्वयं को संभाल लेता है। लेखक को समझ आता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यही समझदारी है। वर्तमान में भी देखिए, अपने विद्यार्थियों से, अपने जो सहपाठी है ना, अपने सहपाठियों से हमें ईर्ष्या होने लगती है, अपने सहपाठियों से हम कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। आपने सुना होगा, प्रतिस्पर्धा बुरी बात नहीं है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे की टांग खींचकर, लैक्टिंग करके, उसको नीचा दिखाकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपकी ये प्रतिस्पर्धा में मेरी जीत है वो किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आप अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलते हैं और उन्नति करते हैं, तब यह विजय आपकी असली विजय है, असली सफलता है। तो आपने इस पाठ के अंत में देखा कि जब दोनों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है, और जब बड़े भाई साहब अपनी पूरी मन स्थिति का खुलासा लेखक के सामने करते हैं, अपने मन की बात लेखक से साझा करते हैं, तब क्या होता है? एक कटी हुई, उड़ती हुई पतंग को दौड़कर, जो नीचे आती हुई पतंग होती है, उसको बड़े भाई साहब उछल कर उस लोट थाम लेते हैं, और हमें समझाता है बाल मन में जो खेल कूद के प्रति जिज्ञासाएं होती हैं, वो बड़े भाई साहब में भी थी, लेकिन उत्तरदायित्वों के चलते उन्होंने अपने बाल मन को कहीं दबा दिया था। तो ये तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अपने छोटे भाई की उन्नति के लिए बड़े भाई साहब अपने बचपन को कुर्बान किए जा रहे थे। ठीक है, अब बताइए, आप किसी को कुछ कहना है, पूछना है? अच्छा, यदि नहीं कहना है तो आज सभी बच्चे इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, समझेंगे। जिन्होंने नहीं लिखे हैं अभी तक, वो लिखेंगे, और फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल विंडो पर भेजेंगे अपने संशय, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की तारीख में, आज की डेट में ये पाठ सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, किसी को कुछ कहना है? मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर, चलिए कीजिए, सर्वसम्मति से डिसाइड कीजिए, बताइए। हम डायरी का एक पन्ना। हम डायरी का एक मैम पन्ना। डायरी का एक पन्ना। मैम यस मैम। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा, और कुछ, और कोई सजेस्ट करें? डायरी का पन्ना तो ये एक ऐतिहासिक घटना है, ततारा वामिरो। आपको समझ में आपको आ गया है? यस मैम, तो तारा बामिरो का था। मैम अभी Yes. स्टार्ट नहीं किया है। है। मैम उसका डिस्कशन डायरी नहीं हुआ का एक क्लास में। पन्ना। मैम ने अपने आप से पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में हम पहले ततारा बामिरो कथा लेते हैं। ठीक है, तो इस पाठ की व्याख्या, ये सब चीज, आई एम ऑल्सो विद यू, वील स्टार्ट। तो अगला हमारा जो विषय है, अगला जो टॉपिक है, वो ततारा बामिरो का था। ठीक है प्रियांशी, आप तैयार रहिएगा, मम्मी यस मैम। और प्रियांशी के साथ साथ मैं मैं माने कौन? चारू।
चारों आप मैम, कर ये चुके हैं, चारों आप presentation कर चुके हैं। मैम टिया मैम टिया अच्छा टिया आपको देंगे, फिर आपको मौका देंगे। अभी प्रियांशी और अनुष्का दो नाम हमने ले लिए, ठीक है। और आप पर्सनल विंडो पर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा, गॉड ब्लेस यू। सही राम, शांति पाठ करते हैं। साईराम मैम। सायरा मैम शांति पाठ सायरा करते हैं। मैम ओम शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। साईराम मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ओके। पढ़ते रहिए प्लीज, पढ़िए।